Hello everyone, this is विश्वानी बंसल. वेलकम टू अनअकैडमी जुडिशरी. सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर यूपी जुडिशरी मेंस एग्जाम, जो भी इंडियन एविडेंस एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल विद यू. सो सॉरी, बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आप अनअकैडमी की जो पेड क्लासेस हैं आप उसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो 7 डेज के लिए. फॉर 7 डेज इसके लिए सिर्फ आपको जो है 49 रुपीज़ पे करने होंगे. ओनली 49 रुपीज़ यू हैव टू पे. आफ्टर दैट आप अनअकैडमी पे सारे बैचेस को एक्सेस कर सकते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैचेस को, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज को, मेंस की टेस्ट सीरीज को मॉडल आंसर्स के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स. सो ईच एंड एवरीथिंग यू कैन एक्सेस फॉर 7 डेज. तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी लर्नर्स, इससे पहले कि ये ऑफर एंड हो. एंड इसका लिंक जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. लिंक टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. ठीक है. सो बिफोर आई स्टार्ट विद इट, देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि यूपी जुडिशरी मेंस के लिए अनअकैडमी ने एक टेस्ट सीरीज निकाली है जिसके फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर्स के लिए ये सिर्फ जो है 6999 पे अवेलेबल है. अदरवाइज ठीक है, आफ्टर दैट जो है आपको ये प्राइस हाइक पे मिलेगा. एंड ये कोड यूज करने के बाद आपको 10% ऑफ इस पे मिल जाएगा. इसमें आप टेस्ट जो दोगे उसके साथ आपकी सैंपल इवैल्यूएशन भी होगी. सो दिस इज द डिटेल ऑफ दिस टेस्ट सीरीज. So let's start discussing the important topics on Indian Evidence Act. So सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं that is the topic of dying declaration. तो डाइंग डिक्लेरेशन इज डेल्ट अंडर सेक्शन 32(1) में जो है इसके साथ डील किया गया है. सेक्शन 32(1) जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है ये इनकॉर्पोरेट करता है प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ को रिलेटिंग टू व्हाट इज पॉपुलरली नोन एज डाइंग डिक्लेरेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन? एक डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ ए पर्सन हु हैज डाइड. ठीक है, जिसकी डेथ हो चुकी है उस पर्सन की स्टेटमेंट ये एक्सप्लेन करते हुए द कॉज और द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ. सो उसको हम क्या कहते हैं? डाइंग डिक्लेरेशन. सेक्शन जो 32 है दैट इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल. ये एक्सेप्शन है हियरसे रूल की. वाई? क्यों डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल माना जाता है? बिकॉज जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दी है उसकी तो डेथ हो चुकी है, उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता. स्टिल हिज स्टेटमेंट इज मेड एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32(1). There are 3 grounds on the basis of which dying declaration को admit किया जाता है. पहला क्या ग्राउंड है कि जो डिक्लेरेंट है उसकी डेथ हो चुकी है. सेकंड इज नेसेसिटी रूल के ऊपर. अदरवाइज क्योंकि जो विक्टिम है वो खुद ही एक आई विटनेस है क्राइम को लेकर, अगर उसका ही एविडेंस एक्सक्लूड कर दिया गया सो दैट वुड डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस. वो डिफीट कर देगा एंड्स ऑफ जस्टिस को. थर्ड इज दैट इज the sense of impending death. So this is based on, ये एक मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है जिसको हम कहते हैं नेमो मोरिटोरस प्रीसमेंटर मेंटल. So इसका मतलब क्या होता है? This means truth sits upon no one when about to die is presumed to lie. कि एक मरता हुआ इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता है. This is a presumption that is true. सेक्शन जो 32(1) है, there are certain conditions for the admissibility of dying declaration. डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी के लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी. जो ये स्टेटमेंट है ये किसी भी पर्सन को की जा सकती है. देयर इज नो स्पेसिफिक पर्सन दैट इज गिवन. बट अगर कोई ये स्टेटमेंट एक डॉक्टर को, मजिस्ट्रेट को, फ्रेंड को या नियर रिलेटिव को, पुलिस ऑफिसर को की जा सकती है. बट अगर यही स्टेटमेंट एक मजिस्ट्रेट या डॉक्टर को की जाती है तो उसको हम ज़्यादा रिलायबल मानते हैं एज कंपेयर टू द स्टेटमेंट इफ दैट इज मेड टू ए पुलिस ऑफिसर. कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं है. जो ये स्टेटमेंट है डाइंग डिक्लेरेशन ये रिटन भी हो सकती है. दिस कैन बी ऑरल ऑल्सो, दिस कैन बी वर्बल ऑल्सो. से रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है. दिस कैन बी वर्बल ऑल्सो. सो पहला हमने क्या पढ़ा कि ये स्टेटमेंट किसी को भी की जा सकती है एंड कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म इसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं. सेकेंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर डाइंग डिक्लेरेशन इज कि जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दी है उसकी डेथ होनी चाहिए. द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट हैव डाइड.
जरूरी नहीं है कि जब उसने स्टेटमेंट दी इमीडिएटली उसकी डेथ होनी चाहिए, बट डेथ मस्ट अकर, तभी हम इसको 32(1) में रेलेवेंट मानेंगे, अदरवाइज ये 32(1) में रेलेवेंट नहीं होगा। अगर सपोज ए ने, ठीक है, ए को इंजरीज हुई, ए ने जो है अपनी स्टेटमेंट दी थी कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस, ठीक है, एंड आफ्टर दैट उसकी डेथ होगी, तो हम उसको एडमिसिबल मानेंगे, ठीक है। बट यही अगर स्टेटमेंट ये पर्सन सर्वाइव कर गया, तो दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32(1), तो ये एडमिसिबल होगा आपका सेक्शन 157 में, ठीक है, फॉर कॉर्पोरेशन, या फिर 145 में इसको यूज किया जा सकता है फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। थर्ड इज, जो स्टेटमेंट ये पर्सन कर रहा है वो उसके खुद की डेथ के रिगार्डिंग होनी चाहिए, या फिर सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन जिसके रीजन की वजह से उसकी डेथ हुई है, ये किसी और की डेथ के रिगार्डिंग नहीं होनी चाहिए स्टेटमेंट। So when the statement is made by a person as to the cause of his death or as to the circumstances of the transaction which resulted in his death, ठीक है, that is dying declaration, and ऐसी statement relevant है whether the person who made them was or was not at the time when they were made was under the expectation of death। तो यही मैंने आपको बताया कि person must have died, बट जरूरी नहीं है कि जब वो स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, इमीडिएटली उसके बाद उसकी डेथ होनी चाहिए, दैट ही मस्ट बी अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, एंड दिस इज रेलिवेंट इन बोथ वेदर दैट इज सिविल प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, दोनों में रेलिवेंट है, जहां पे कॉज ऑफ डेथ जो है वो क्वेश्चन में आ जाता है, दैट द कॉज ऑफ डेथ कम्स इनटू क्वेश्चन। जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, जो डिक्लेरेंट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए एज अ विटनेस, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर द रेलेवेंसी ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन दैट द डिक्लेरेंट, कि अगर वो जिंदा होता वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता, तो डिक्लेरेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट एज अ विटनेस, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए एक विटनेस के लिए। नाउ another important question जो आपका इसके साथ अटैच होके आ सकता है डाइंग डिक्लेरेशन के साथ, that is what is the difference between English and Indian law for dying declaration। डिफरेंस क्या है इंग्लिश और इंडियन लॉ में डीडी को लेके? What is the difference between English and Indian law for dying declaration? फर्स्ट डिफरेंस इज, ये कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है, ठीक है, इंग्लिश लॉ ये कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है दैट इज रेलेवेंट ओनली इन क्रिमिनल केसेस, वो सिर्फ क्रिमिनल केसेस में रेलेवेंट है जहां पे कॉज ऑफ डेथ जो है वो क्वेश्चन में आता है। बट इंडिया में जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो रेलेवेंट है दोनों केसेस में, चाहे वो सिविल प्रोसीडिंग्स है चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, whether that is civil proceedings or whether that is criminal proceedings, वो दोनों में relevant है। सेकेंड जो डिफरेंस है, इंग्लिश लॉ में जो डाइंग डिक्लेरेशन है, जो इंग्लिश लॉ में डाइंग डिक्लेरेशन है वो रेलेवेंट है, ठीक है, दैट इज रेलेवेंट इन द केसेस ऑफ मर्डर, वो सिर्फ मर्डर के केसेस में रेलेवेंट है, ठीक है। बट इंडिया में दैट इज रेलेवेंट, इवन सुसाइड केसेस आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द इंडियन लॉ, इंडियन लॉ में सुसाइड केसेस को भी कवर किया गया है। थर्ड डिफरेंस इज, हमने अभी एक पॉइंट पढ़ा कि इंडियन लॉ में जब वो स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है दैट द पर्सन इज अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, कि पर्सन जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ के अंदर है, दैट द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ। बट अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें, ये कहता है कि रेलेवेंसी ऑफ डीडी के लिए अंडर सेक्शन 32(1) जो डाइंग डिक्लेरेशन है दैट मस्ट हैव बीन मेड इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, वो हमेशा एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ में होनी चाहिए। द फोर्थ स्टेटमेंट इज, जो इंग्लिश लॉ है वो ये कहता है कि डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट की डिसीज ने अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर टाइम, दैट द डिसीज्ड शुड हैव कंप्लीटेड हिज स्टेटमेंट बिफोर टाइम। बट इंडिया में अगर डिसीज ने सारी स्टोरी नरेट कर दी है एंड ही फेल्ड टू आंसर अ फॉर्मल क्वेश्चन कि क्या आप कुछ और कहना चाहते हो, देन ऑल्सो डाइंग डिक्लेरेशन पे रिलाई किया जा सकता है। So these are the differences between
English and Indian law relating to the dying declaration. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली आपको ये डाइंग डिक्लेरेशन के साथ जो है ये क्वेश्चन अटैच होके आता है. फॉर मोर प्रिपरेशन लाइक दिस यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो. ठीक है, लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू मेक यू रिवाइज इज दैट इज कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट. इस पे क्वेश्चन आ जाता है, राइट ए नोट ऑन कैरेक्टर व्हेन रेलेवेंट. सिविल केसेस में रेलेवेंट है या क्रिमिनल केसेस में रेलेवेंट है. So to what extent is the character and reputation of a person relevant in civil or criminal proceedings? That is dealt from sections 52 to 55 of the Indian Evidence Act. What is character? Character है क्या? Character is the combination of peculiar qualities that is impressed by the nature or by the habit of a person. जो उसको दूसरों से distinguish करता है उसको हम character कहते हैं. What is character? This is the combination of peculiar qualities that is impressed by the nature of the person or by the habits of the person which distinguish him from others. Whether in civil cases क्या character relevant होगा? So section 52 clarifies this. Section 52 is that in civil cases the character is not relevant. Character relevant नहीं होगा. For example, अगर किसी पर्सन के ऊपर चार्ज लग गया नेग्लिजेंट ड्राइविंग का, इफ अ पर्सन इज चार्ज विद नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ही कैन नॉट गिव एविडेंस. वो एविडेंस नहीं दे सकता है कि उसका कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऐसा है कि वो गिल्टी नहीं हो सकता है नेग्लिजेंस के लिए. बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस वेयर इन सिविल केसेस द कैरेक्टर इज रेलेवेंट, जहां पे रेलेवेंट है. फर्स्ट एक्सेप्शन इज गिवन अंडर योर सेक्शन 55. पहली एक्सेप्शन कहां पे दी हुई है आपको? सेक्शन 55. दिस सेज in civil cases the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damages which he ought to receive is relevant. तो सेक्शन 55 ये कहता है कि द एविडेंस और गुड और बैड कैरेक्टर कहां पे रेलेवेंट है. द एविडेंस सिविल केसेस में कि इस पर्सन का कैरेक्टर अगर उसके अमाउंट ऑफ डैमेजेस को जो है इफेक्ट करे, जो उसको मिलने हैं दैट, तो वहां पे जो है कैरेक्टर एक पर्सन का सिविल केसेस में रेलेवेंट हो जाएगा. सेकेंड एक्सेप्शन इज गिवन इन सेक्शन 52 इटसेल्फ. दिस सेज दैट कि एक्सेप्ट इन सो फार एज द कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट. एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ ए पार्टीज कैरेक्टर जब उसका खुद का कैरेक्टर ही फैक्ट इन इशू में है. तो दीज आर द टू एक्सेप्शंस जहां पे सिविल केसेस में एक कैरेक्टर रेलेवेंट. इन क्रिमिनल केसेस द फैक्ट दैट एक्यूज्ड गुड कैरेक्टर का है, दिस इज रेलेवेंट, ये रेलेवेंट है. बट प्रीवियस बैड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं दिया जा सकता, वो रेलेवेंट नहीं है. हाँ, बट वो रिप्लाई में दिया जा सकता है. सो इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर दैट इज इररेलेवेंट, वो इररेलेवेंट है अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन. अगर कोई ठीक है पार्टी, सामने वाली पार्टी गुड कैरेक्टर का एविडेंस देती है तो बैड कैरेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है. ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली ये नहीं कहा जा सकता कि इसका तो कैरेक्टर ही ऐसा है कि इसने मर्डर किया होगा. But there are two explanations that are attached here. This says that ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता है जहाँ पे बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्ट इन इशू, तो वहाँ पे दिया जा सकता है एविडेंस. अब प्रीवियस कन्विक्शन अगर कोई हुई है दैट इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर. सो वेदर इन सिविल केसेस में इररेलेवेंट है. देयर आर टू एक्सेप्शंस दैट वी हैव स्टडीड. क्रिमिनल केसेस में रेलेवेंट है प्रीवियस गुड कैरेक्टर. प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलेवेंट बट दैट कैन बी गिवन इन रिप्लाई एंड देयर आर टू एक्सप्लेनेशंस दैट आर अटैच्ड टू दिस सेक्शन. फर्दर, वेदर द एविडेंस ऑफ कैरेक्टर इज relevant under the rape cases or the crimes against women, this is dealt under your section 53. 53A was added by the Amendment Act. This says that अगर कोई prosecution for offense चल रहा है 354 के अंडर, 354A, B, C, D या 376 वाले sections के अंडर IPC के, या attempt to commit any such offense,
जहां पे क्वेश्चन ऑफ कंसेंट जो है वो इश्यू में है, where the question of consent is an issue. एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम, एविडेंस किसका? विक्टिम के कैरेक्टर का या फिर पर्सन के प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द विक्टिम और ऑफ सच पर्सन्स प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विथ एनी पर्सन, वो रेलिवेंट नहीं है ऑन द इश्यू ऑफ सच कंसेंट और क्वालिटी ऑफ कंसेंट के लिए। ठीक है, जहां पे अगर क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इशू में आ गया कि कंसेंट दिया था या नहीं दिया था, तो एविडेंस विक्टिम के कैरेक्टर का या उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस का वो रेलेवेंट नहीं होगा ऐसे केसेस में। After that, the important topic that I'm going to discuss is with the So I have randomly picked the topics. Otherwise, you can follow me on Unacademy if you want to fully prepare for this. एक क्वेश्चन आता है आपका इसमें से एम्बिग्यूटीज के ऊपर. There is a question that is generally asked from the topic of ambiguity. ठीक है, what is latent ambiguity, what is patent ambiguity, latent and patent ambiguities क्या है? तो एम्बिग्यूटीज जो हैं वो दो तरह की होती है. एम्बिग्यूटीज आर ऑफ टू काइंड्स. एक होता है पेटेंट एम्बिग्यूटी, एक होता है लेटेंट एम्बिग्यूटी. एक पेटेंट एम्बिग्यूटी का मतलब ये है, दिस मीन्स अ डिफेक्ट, ये एक डिफेक्ट विच इज एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड. ठीक है, जो एपरेंट है ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट के ऊपर. ऐसे केसेस में जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि ऑरल एविडेंस को अलाउ नहीं किया जाएगा टू रिमूव दैट डिफेक्ट. व्हाट इज पेटेंट एम्बिग्यूटी? एक होता है पेटेंट एम्बिग्यूटी, एक होता है लेटेंट एम्बिग्यूटी. पेटेंट एम्बिग्यूटी का मतलब होता है दैट मीन्स वेयर द डिफेक्ट इज एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड. is apparent on the face of the record. Oral evidence is not allowed to remove the defect. Oral evidence को allow नहीं किया जाएगा उस defect को remove करने के लिए. ठीक है. Latent ambiguity का मतलब है, latent का मतलब क्या है? That is not apparent on the face of the record. Latent का मतलब क्या है? That is not apparent on the face of the record. But that is in the application of the language to the fact stated in it. तो इसमें जो है एविडेंस दिया जा सकता है उस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए. सेक्शंस जो 95, 93 to 94 हैं वो तो पेटेंट एम्बिग्यूटी से डील करते हैं. सेक्शंस जो 95 to 97 है इंडियन एविडेंस एक्ट के, वो लेटेंट एम्बिग्यूटी से डील करते हैं. Let's take an example to understand latent and patent ambiguity. This says 93 ये कहता है कि when the language used in a document on its face is ambiguous or defective, evidence नहीं दिया जा सकता which would show its meaning or supply its difference. For example, इन्हें एग्री किया राइटिंग में कि वो अपना हॉर्स सेल करना चाहता है बी को 1000 रुपए के लिए 1500 रुपए के लिए. एविडेंस नहीं दिया जा सकता ये शो करने के लिए which price was to be given. Evidence cannot be given to show which price was to be given, कि कौन सा प्राइस देना चाहता था. अगर कोई डीड है उसमें ब्लैंक्स हैं, एविडेंस नहीं दिया जा सकता ये शो करने के लिए कि उसमें जो है क्या फिल करना था. ठीक है, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो व्हाट वाज मेंट टू बी फिल्ड. सिमिलर इज योर सेक्शन 94. दिस इज व्हेन द लैंग्वेज जो यूज की गई है डॉक्यूमेंट में अगर वो प्लेन है and when it applies accurately to existing facts, evidence नहीं दिया जा सकता शो करने के लिए that it was not meant to apply to such effects. A ने सेल किया B को by deed my estate at रामपुर containing 100 बिगन. A की रामपुर में estate है containing 100 बिगन. A may not be given of the fact that estate meant to be sold was once situated at a different place and at of a different site. एविडेंस नहीं दिया जा सकता, ठीक है, कि कौन सी एस्टेट
सेल करनी थी, ठीक है, जो एक डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट साइज पे थी, कौन सी थी? बिकॉज जो लैंग्वेज यूज की गई है डॉक्यूमेंट में दैट इज प्लेन इन इटसेल्फ. 93 and 94 deals with the patent ambiguities. Next is the latent ambiguities. Let's take an example to understand latent ambiguity. Suppose A ने agree किया to sell B for ₹1000 my white horse. A के पास 2 white horses हैं, so evidence दिया जा सकता है ये शो करने के लिए कि वो क्या कहना चाहता था. ये एग्री करता है कंपनी करने के लिए B को टू हैदराबाद. A may be given of fact showing whether हैदराबाद इन द दक्कन और हैदराबाद इन द सिंध, कि वो कौन सा जो है उसका मतलब किससे था, ठीक है, जो वहां पे सिचुएटेड है या फिर वहां पे है. अगर ये एग्री करता है टू सेल टू बी माई लैंड एट एक्स इन द ऑक्यूपेशन ऑफ वाई, कि मेरी जो जमीन है, ठीक है, एट इस प्लेस पे जो वाई के ऑक्यूपेशन है. ए की जो लैंड है वो एक्स पे है बट वो वाई के ऑक्यूपेशन में नहीं है, एंड उसकी एक जमीन है जो वाई के ऑक्यूपेशन में नहीं है बट दैट इज नॉट एन एक्स. एविडेंस कैन बी गिवन कि वो कौन सी जमीन की बात कर रहा था, व्हाट ही मेंट टू से. तो लेटेंट एम्बिग्यूटी का मतलब है कि जहां पे एविडेंस दिया जा सकता है उस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए, where the defect is not apparent on the face of the record but is in the application of the language, but वो language में होता है that is used in the document. So when the language used applies partly to one set of the existing facts and partly to another set of the existing facts, ठीक है, partly अगर वो एक set of existing facts पे apply करता है and partly वो another set of existing facts पे apply करता है, but the whole of it does not apply to correctly to that, but whole जो है वो apply नहीं करता इधर पे. evidence may be given to show to which of the two it was meant to apply. evidence दिया जा सकता है शो करने के लिए उनमें से वो किस पे apply करना चाहता है. So these were some important topics on Indian Evidence Act for your mains exam learners. So in our next lecture, we'll discuss some more topics. You can just follow me on the Telegram channel. Link and details you will get in the description box. So before I end this lecture, again I'm saying there is hardly 50 subscribers के लिए यूपी की मेंस टेस्ट सीरीज सिर्फ 6999 पे अवेलेबल है. By using this code, you can just avail this opportunity. There are 18 टेस्ट हैं इसमें मेंस के, पर्सनलाइज्ड इवैल्यूएशन के साथ आपको आपकी मिस्टेक्स बताई जाएंगी, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग. 3 एग्जाम्स होंगे जो जीके, इंग्लिश, हिंदी, लॉ 1, लॉ 2, मतलब 3 एग्जाम्स ईच होंगे, 3 जीके के, तो उस हिसाब से डिवाइडेड है, ठीक है. जैसे आपके 6 होंगे तो हर के 3 होंगे, तो देयर आर टोटल 18 टेस्ट होंगे, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं. पैटर्न के अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज जो है आपको करवाई जाएगी. सो यू कैन जस्ट यूज दिस कोड टू ज्वाइन दिस. Thank you so much, learners. I'm just ending the session here only. See you all in the next lecture.